आइए, हुमायूं का मुग़ल वंश में अभी तक हमने जो पहला वीडियो बनाया वो बाबर से संबंधित बनाया और उसके बाद आगे हुमायूं। तो आगे पिछले वीडियो में हुमायूं की गुजरात विजय, वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से हमने उस वीडियो में छोड़ा था। तो गुजरात विजय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हुमायूं के बारे में हमने उसका प्रारंभिक जीवन देखा, उसके जन्म को देखा और उसके भाइयों के बारे में बात करी और कैसे हुमायूं का पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ होता है उसके बारे में हमने देखा। और कालिंजर के बाद इसने जब कालिंजर की विजय की और उसके बाद अगला इसका जो अभियान होता है वो दौरा या दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। और 1532 में इस युद्ध के बाद हमने चुनार की विजय देखी। चुनार के किले पे जब ये घेरा डालता है जहाँ शेरशाह सूरी का अधिकार था, और उसके बाद जब चुनार के किले में ही ये जब व्यस्त था उसी दौरान उसको ये खबर मिलती है कि गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, उसने गुजरात के क्षेत्रों में और ये कहें कि चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया था। उन सारे क्षेत्रों को जीतता हुआ वो धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करता हुआ उसकी नज़रें दिल्ली पर आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होना संभवतः तय हो जाता है। और इसी दौरान हुमायूं शेरशाह सूरी के खिलाफ इसने एक समझौता किया, एक संधि किया और संधि के बाद इसने गुजरात के लिए अभियान किया। जो कि चुनार की बात की जाए तो चुनार में ये पूरी तरह से चुनार के किले को जीत नहीं पाता और अभी भी चुनार का किला कहीं न कहीं शेरशाह सूरी के ही अधिकार में होता है। यूँ कहें तो ये इसकी एक अधूरी विजय कहला सकती है, उसको हम कह सकते हैं। और उस अधूरी विजय के बाद ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ये बहादुर शाह का सामना करने के लिए गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जब आगे बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। अगर गुजरात के युद्ध की बात की जाए कि गुजरात का युद्ध कब हुआ था, तो जहाँ तक टाइम की बात है तो इसका टाइम लगभग हो जाएगा 1535 से 1536, यानी समथिंग करके अगर टाइम की बात करेगा तो 35 और 36 इसी समय ये युद्ध हुआ था गुजरात का। ठीक है, जानते रहिएगा जब कभी अगर पूछे टाइम जब पूछे तो टाइम की बात होगा तो 1535 से लेके 1536 समथिंग इसी बीच ये युद्ध हुआ। जहाँ तक बात गुजरात के शासक की तो है, गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह ये गुजरात का शासक होता है। बहादुर शाह ने धीरे धीरे जो है अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपनी शक्ति का विस्तार करने के बाद बहादुर शाह दक्षिण भारत के कई राजाओं को इसने अपने अधीन कर लिया। 1531 में इसने मालवा को जीत लिया। 1531 में मालवा को जीता इसने, ठीक है। और उसके बाद 1532 में इसने रायसीन की विजय की। रायसीन की विजय इसने कब की? मालवा की विजय किया 31 में। जब मालवा के क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है तो उसके बाद चूँकि इसके सम्मान में अब थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है तो मालवा विजय के बाद इसकी अगली जो निगाह होती है वो रायसीन के किले को जीतने के लिए होती है। और इसने 1532 में अपना अगला अभियान रायसीन के खिलाफ किया और रायसीन के क्षेत्रों को जीतकर इसने अपने साम्राज्य को एक गति दी। साम्राज्य के विस्तार को इसने गति दी। अपने साम्राज्य का विस्तार करता हुआ जब ये रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लेता है तो इसके बाद इसने मेवाड़ 1535 में इसने मेवाड़ 1535 में इसने मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। और मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद मेवाड़ का जो शासक होता है ये संधि के लिए बाध्य हो जाता है, तो दोनों के बीच में संधि हुई। इस तरीके से धीरे धीरे इन सभी विजयों के माध्यम से बहादुर शाह का प्रभाव बढ़ने लगा और यही जो इसका प्रभाव धीरे धीरे इन सारे क्षेत्रों में बढ़ने लगा और यही प्रभाव हुमायूं के लिए चिंता का कारण बन जाता है। और इसीलिए हुमायूं ने जो है चुनार के किले में शेरशाह से जो है इसने संधि की और संधि के बाद अपना पूरा ध्यान जो है बहादुर शाह की तरफ लगाया। चूँकि बहादुर शाह ने टर्की के एक प्रसिद्ध रूमी खां की सहायता से, टर्की का प्रसिद्ध होता है रूमी खां, टर्की के प्रसिद्ध रूमी खां की सहायता से रूमी खां
इसने टर्की के प्रसिद्ध रोमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार करवा लिया था। अच्छा तोपखाना, एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। क्योंकि इससे पहले हमने देखा मुगलों की विजय का जो एक प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है। बाबर को हमने देखा, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो उस पराजय में, इब्राहिम लोदी के पराजय में कौन सा कारण मुख्य होता है। क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से एक विशाल सेना होती है, उसके पास युद्ध कौशल भी उनका होता है, लेकिन उनकी पराजय का मुख्य कारण क्या बनता है। तो उनकी पराजय का जो मुख्य कारण बनता है वो बाबर के पास अच्छे तोपखाना होना। तो बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना था और उसकी युद्ध पद्धति तुलुगमा पद्धति से उसने युद्ध किया, उस्मानी विधि से उसने युद्ध किया। तो तुलुगमा और उस्मानी पद्धति क्या हुआ करती थी कि तुलुगमा पद्धति जो होती थी वो किनारे किनारे जो है सैनिकों की पंक्ति बनाई जाती थी, बीच में तोपखाना रखा जाता था। तो इस तरीके से एक युद्ध करने की रणनीति हुआ करती थी। तो अच्छा तोपखाना होने के कारण ही बाबर ने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया। इब्राहिम लोदी के पराजय के पीछे यही कारण होता है कि बाबर के पास अच्छा तोपखाना होता है और मुस्तफ़ा और अली जैसे उसके दो अच्छे जो है तोपखाना चलाने वाले और बंदूकची हुआ करते थे। और कहीं न कहीं यही कारण बनता है जिसके कारण बाबर ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया। तो वैसा ही बहादुर शाह के पास भी टर्की का एक प्रसिद्ध तोपखाना चलाने वाला रोमी खां होता है और रोमी खां की सहायता से ही इसने एक अच्छा तोपखाना तैयार करा लिया। अब अच्छा तोपखाना होने के कारण ही ये चाहे वो मालवा हो, चाहे रायसीन हो, चाहे मेवाड़ हो, इन सारे क्षेत्रों को जीतने में इसको सफलता मिली। और दूसरी बात, इसकी महत्वाकांक्षा अब बढ़ने लगी और महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण बहादुर शाह ने कई सारे क्षेत्रों, अन्य सारे क्षेत्रों को भी जीतना प्रारंभ कर दिया। और जब ये अन्य सारे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया और इसने बिहार के शासक शेर खां से और बंगाल के शासक, बिहार का जो शासक होता है, बिहार का शासक शेर खां, ये बिहार का शासक होता है। शेर खां ये आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, शेर खां से इसका नाम होता है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेर खां से ही इसका नाम परिवर्तित हो जाता है शेरशाह सूरी। तो अभी तक फिलहाल इसका नाम शेर खां होता है। तो ये बिहार के क्षेत्रों में इसका अधिकार होता है, ये बिहार का शासक होता है। और बंगाल का शासक जो होता है बंगाल, तो बंगाल का शासक ये दोनों कहीं न कहीं जो है बहादुर शाह के साथ इनका पत्र व्यवहार होता था। ठीक है, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो है मित्रता होती है और इसी मित्रता का लाभ उठाकर बहादुर शाह, जब शेर खां ने हुमायूं को चुनार के किले में उलझाए रखा, उसी का फ़ायदा उठाकर जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसी आक्रमण के बारे में, जब इसकी गतिविधियों के बारे में हुमायूं को पता चला तो हुमायूं बड़ा चिंतित हो जाता है। अंत में बिहार के शासक शेर खां से इसने चुनार में एक संधि की और संधि के फलस्वरूप चुनार को ये जीत नहीं पाता। बिना जीते ही जो है वहाँ से ये बहादुर शाह के खिलाफ जो है ये आक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ। और हुमायूं के कई सारे शत्रु थे जिसको इसने शरण दिया था। ठीक है, हुमायूं के ऐसे बहुत, जैसे जमान मिर्ज़ा ये हुमायूं का सौतेला भाई होता है, यूँ कहे तो चचेरा भाई होता है। और इसके बहुत सारे अन्य शत्रुओं को, हुमायूं के अन्य शत्रुओं को भी बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने शरण दिया था। और ये भी जो है इन दोनों के बीच में युद्ध का एक कारण बनता है, क्योंकि इसने जमान मिर्ज़ा और अन्य कई ऐसे विद्रोहियों को जो है, जो हुमायूं के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, उन सभी को इसने अपने यहाँ संरक्षण दिया था। और उधर जो है शेरशाह सूरी ने जब सूरजगढ़ के युद्ध 1534 में बंगाल की सेना को इसने पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी ने सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ ये युद्ध होता है 1534 में।
तो 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक को पराजित कर दिया और धीरे धीरे इसकी शक्ति में भी इजाफा होने लगा, इसकी प्रसिद्धि में इजाफा होने लगा, तो ये भी कहीं न कहीं जो है एक चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन बहादुर शाह की गतिविधियाँ कहीं ज़्यादा इससे तेज़ थी और इसीलिए हुमायूं बड़ा चिंतित हो जाता है। उसको लगा कि बहादुर शाह को कहीं न कहीं बीच में रोकना ही संभव है, तो इसीलिए जो है इसने बहादुर शाह के खिलाफ़ अभियान किया। और जब बहादुर शाह के खिलाफ़ इसने अभियान किया तो उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के किले में घेरा डाले हुआ था। इस अवसर पे चित्तौड़ का जो राजा होता है संग्राम सिंह का लड़का होता है विक्रमाजीत। चित्तौड़ का शासक होता है चित्तौड़ का शासक था विक्रमाजीत। चित्तौड़ का शासक होता है विक्रमाजीत। ठीक है, ये चित्तौड़ का शासक होता है विक्रमाजीत। तो कहीं न कहीं विक्रमाजीत का इन सारे राणा संग्राम सिंह के बाद विक्रमाजीत के हाथों में सत्ता आती है ये, और संरक्षक के रूप में राजमाता कर्णावती संरक्षक के रूप में शासिका थी। तो राजमाता चित्तौड़ पर चूँकि बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था और जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसी समय विक्रमाजीत की माता राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की याचना की थी। ठीक है, राजमाता कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की याचना की। और ये राखी प्रथा का ये प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, यहीं से जो है राखी प्रथा का प्रारंभ हो जाता है, जो आजकल ये बड़ा फेमस एक त्यौहार हो गया है। राखी भाइयों की कलाई पे जो बहनें बांधती हैं, तो राखी परंपरा की शुरुआत यहीं पे रानी कर्णावती ने जब हुमायूं की राखी भेजकर सहायता की याचना की थी, तो यहीं से जो है ये परंपरा का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन रानी कर्णावती ने जब हुमायूं के पास राखी भेजकर अपनी सहायता की याचना की, उसी दौरान बहादुर शाह ने हुमायूं के पास एक पत्र भेजा और पत्र भेजकर पत्र के माध्यम से इसने हुमायूं से कहा जिहाद की बात करके इसने कहा कि देखिए काफिरों के खिलाफ आप इसमें जो है रानी कर्णावती का सहयोग मत करिए, बल्कि आप कुछ दिन के लिए युद्ध रोक दीजिए और तब तक मैं जो है चित्तौड़ को विजय कर लूं। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण रहा जिसके कारण हुमायूं धर्म की दुहाई देता है। वो जिहाद का मतलब ही होता है धर्म, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, जब कभी अगर जिहाद की बात की जाए, जिहाद का मतलब क्या होता है, तो धर्म युद्ध। तो कहीं न कहीं जिहाद कह के धर्म युद्ध के बात कह के इसने हुमायूं को रोक दिया और हुमायूं जो है धीरे धीरे सारंगी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इधर जो है बहादुर शाह चित्तौड़ के किले पर आ डटा और इसका जो अच्छा तोपखाना होता है, रूमी खां की सहायता से जो इसने एक अच्छा तोपखाना तैयार करा लिया था। तो रूमी खां की तोपखाना की तोपें जो है आग का गोला चित्तौड़ पे बरसाने लगी और चित्तौड़ इनका काफ़ी देर तक सामना नहीं कर पाता। और ऐसी कंडीशन में चित्तौड़ में रानी कर्णावती की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए रानी कर्णावती की मृत्यु हो जाती है और चित्तौड़ का किला जो है वो बहादुर शाह के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो जब हुमायूं को इस बात की खबर होती है कि चित्तौड़ के किले पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया है, तो इससे पहले वो दूसरी बात ये होती है कि कुछ अन्य इतिहासकारों ने ये बताया कि ये धर्म की बात तो अलग थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि हुमायूं ने उस दौरान रानी कर्णावती का सहयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि जब इसको ये खबर मिलती है कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है, तो उसी दौरान ये जो है अन्य लोगों से सहायता चूँकि व्यवस्थित इसका सैन्य संगठन अभी व्यवस्थित नहीं था, तो अपनी सेना को व्यवस्थित करने में पहले ये लगा हुआ था, पहला कारण होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि दक्षिण भारत के शासकों का भी इसको सहयोग अभी नहीं मिला था, तो ये डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत के शासक भी जो है बहादुर शाह के पक्ष में चले जाएं। और तीसरा कारण ये
मालवा के जो भी विरोधी होते हैं बहादुर शाह को, उनको अपनी ओर करने के लिए इसको थोड़े से समय की आवश्यकता थी। तो इसी के लिए इसने जो है एक थोड़ा सा समय लिया, बहादुर शाह के खिलाफ अभियान करने में थोड़ा सा समय लिया इसने। तो हो न हो ये एक उचित कारण भी रहा, क्योंकि अगर ये समय नहीं लेता तो हो सकता था कि जब ये उन क्षेत्रों पे अचानक में आक्रमण करता तो उसके लिए जो है मालवा के अन्य व्यक्ति जो है अन्य मालवा का जो शासक है वो इसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता था। तो कहीं न कहीं हो सकता है, जो भी हो, इतिहासकारों ने ये 2-3 कारण बताए हैं, इसीलिए जो है बहादुर शाह के खिलाफ इसने तुरंत जो है कोई एक्शन नहीं लिया। तो जैसे ही जब इसको पता चलता है कि बहादुर शाह का अधिकार चित्तौड़ के किले पर हो गया है, तो ये धीरे धीरे सारंगपुर से आगे बढ़ता है, ठीक है, मालवा पे आता है। और मालवा के बाद ये जब आगे बढ़ता है तो यहीं पर मांडू जब ये पहुंचता है तो दोनों सेनाएं जब आमने सामने होती हैं मांडू में, तो बाद में बहादुर शाह ने जो है बहादुर शाह की तोपें उसने जो है तोप चलाना उचित नहीं समझा और ये कुछ देर इंतज़ार करना उचित समझा इसने, चूँकि रूमी खान ने इसे कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए, हुमायूं की सेना और पास में आ जाएगी, उसके बाद फिर अटैक किया जाएगा। और थोड़ा सा उचित स्थान के भी तलाश में था। और जब हुमायूं भी अपनी सेना को जो है बहादुर शाह की तोपों से दूर रखना चाहता था, वो भी इनकी तोपों के पास नहीं लाना चाहता था, तो हुमायूं ने क्या किया कि इसकी रसद व्यवस्था, जिस मार्ग से इसका रसद व्यवस्था आता था बहादुर शाह का, इसकी रसद व्यवस्था को ही इसने बाधित कर दिया रास्ते में। तो धीरे धीरे बहादुर शाह की कंडीशन ख़राब होने लगती है, क्योंकि जब सेना को रसद व्यवस्था नहीं मिलती, खाने पीने के लिए सेना को कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में सेना की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। ऐसी दयनीय अवस्था में बहादुर शाह मांडू छोड़कर भागता है और मांडू छोड़कर ये चंपानेर चला जाता है। कहाँ जाता है तो ये क्रम लिख दे रहे हैं, पहले जाता है मांडू और मांडू के बाद ये चला जाता है चंपानेर। चंपानेर, हुमायूं ने इसका चंपानेर में भी पीछा किया और चंपानेर के बाद जब ये हुमायूं इसका पीछा करते हुए जा रहा था तो ये चंपानेर से ये आगे बढ़ता है और चंपानेर के बाद ये चला जाता है काम्बे और काम्बे से ड्यू चला जाता है। चंपानेर के बाद ये चला जाता है काम्बे, हुमायूं ने इसका काम्बे तक पीछा किया, उसके बाद ड्यू, ठीक है, ड्यू के क्षेत्रों में चला जाता है। तो हुमायूं ने इसका काम्बे तक पीछा किया और पीछा करता हुआ हुमायूं इन क्षेत्रों में जाता है और बाद में इसने चंपानेर के दुर्ग को जीतने के लिए वापस आ गया और किलेदार इख्तियार खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हुमायूं को वहाँ बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे इसने अपने सरदारों और सैनिकों में उदारतापूर्वक बांट दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चंपानेर का किला अब इसके अधिकार में आ जाता है, मांडू भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो मालवा और गुजरात 2 प्रांत इसके अधिकार में आ जाते हैं। कौन कौन से? मालवा और गुजरात, दूसरा गुजरात। तो गुजरात और मालवा इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मालवा और गुजरात की विजय करने में और बहादुर शाह भाग के चला जाता है। ये काम्बे से ड्यू तक इसने इसका पीछा किया, उसके बाद वहीं कहीं ये छुप जाता है और बाद में इसने पुर्तगालियों से जो है एक संधि करी, पुर्तगालियों से इसने संधि की और बाद में जब बहादुर शाह मालवा का क्षेत्र जो है इसने अपने भाई अस्करी को सौंप दिया, यहाँ की जिम्मेदारी भाई अस्करी को, अस्करी, ठीक है, और तरगी बेग इसका सहायक होता है। तरगी बेग को इसने एज ए सहायक के रूप में नियुक्त किया इसको। तो अस्करी और तरगी बेग को मालवा का क्षेत्र देकर और ये लोग वापस वहाँ से चल दिए। तो जब ये वापस आगरा की तरफ बढ़ते हैं और ये क्षेत्र जो है इसने अस्करी, अपने भाई अस्करी और उसकी सहायता के लिए तरगी बेग को इसने सौंप दिया। बाद में जो है जो मालवा का उस समय किलेदार होता है उसने जो है अस्करी और तरगी बेग को यहाँ से निकाल दिया और निकालने के बाद इन क्षेत्रों पे वो पुनः अपना अधिकार कर लेता है। जब यहाँ पे पुनः अपना अधिकार कर लेता है तो इस तरीके से जो है मालवा और गुजरात जो कभी हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे और वो धीरे धीरे इसके हाथों से निकलने लगे।
जो कि कहें तो मालवा और गुजरात हुमायूं की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन ये प्रांत दोनों इसके अधिकार में ज़्यादा दिन नहीं रहते और कुछ ही दिन के बाद जो है धीरे धीरे ये दोनों प्रांत इसके हाथों से निकलने लगे। इसीलिए एक इतिहासकार ने इसके लिए कमेंट किया कि मालवा और गुजरात की विजय हुमायूं के लिए जो एक आसान विजय थी, और वैसे ही जैसे एक आसान विजय इसके लिए मालवा और गुजरात की थी, और वैसे ही पके आम के फल की भांति ये दोनों इसके हाथ से भी निकल गए। ठीक है, कोई विजय इतनी सरलता से नहीं अर्जित होती और कोई भी क्षेत्र इतनी सरलता से जो है हाथों से निकलता भी नहीं। तो दोनों बात है, जितनी सरलता से इसने मालवा और गुजरात को जीता, वो दोनों उतनी सरलता से ही इसके हाथ से निकल गए। तो कहीं न कहीं हुमायूं का नाम होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ ही होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। ये हुमायूं का अर्थ तो होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं जैसा कोई अभागा इंसान नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये बहुत बड़ा अभागा इंसान होता है हुमायूं, क्योंकि इसके हाथ में ये जो दोनों क्षेत्र आते हैं मालवा और गुजरात, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, लेकिन इसने इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया और इसीलिए ये दोनों क्षेत्र इसके हाथ से निकल जाते हैं। क्योंकि तरगी बेद ने अस्करी का तो सम्मान किया था, ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र इसके हाथ में ज़्यादा दिन तक नहीं रहते और कहीं न कहीं जो है ये हुमायूं की एक बड़ी कमजोरी होती है, जिसके कारण ये दोनों क्षेत्र इसके हाथ से निकल जाते हैं और हुमायूं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो इस तरीके से जो है मालवा और गुजरात दोनों कहीं न कहीं इसके हाथ से जो इतनी सरलता से दोनों विजय मिली हुई थी, वो एक वर्ष के अंदर ही, एक वर्ष के अंतराल में इसके हाथ से निकल गया। हुमायूं के हाथ से निकल गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं एक वर्ष के अंतराल में ही ये दोनों जो महत्वपूर्ण विजय होती है वो इसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन बहादुर शाह भी इस विजय का पूरी तरह से उपभोग नहीं कर पाता। मालवा और गुजरात इसके क्षेत्र में वापस तो इसको मिल जाता है, लेकिन ये इसका पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाता और इसके जैसे ही कुछ समय तक इसने उन क्षेत्रों पर अधिकार किया होगा, कुछ महीनों तक, और उसके बाद समुद्र पर दीवार खड़ी करने बेसिन की बात को लेकर जो है दोनों में पुर्तगालियों और इसके बीच में जो है झड़प हो जाती है और ये पुर्तगालियों से मिलने के लिए जो है किसी नाव पर गया हुआ था और उसी नाव में इसकी झड़प हो जाती है बहादुर शाह की और पुर्तगालियों ने इसको समुद्र के अंदर फेंककर भाले से इस पर प्रहार करके इसकी हत्या कर दी। तो कहीं न कहीं जो है बहादुर शाह, चूँकि बहादुर शाह को मालवा और गुजरात को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए पुर्तगालियों से इसने संधि तो करी, लेकिन उसमें पुर्तगालियों का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, ये स्वयं अपनी शक्ति को फिर से इसने शक्ति को संगठित करके फिर से जो है इसने मालवा और गुजरात के क्षेत्रों को प्राप्त किया था और इन विजय में कहीं न कहीं जो है पुर्तगालियों को कोई योगदान नहीं होता, लेकिन इसने पुर्तगालियों से संधि कर ली थी और इसी संधि के फलस्वरूप जो है पुर्तगालियों ने जो है इसके साथ जो है इस तरीके से जो है धोखा दिया इसको और धोखे से जो है इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये मालवा और इसकी विजय का कोई जश्न नहीं मना पाता। ठीक है, तो ये दोनों जब इसके हाथ से, चूँकि ये बड़ा लापरवाह व्यक्ति था और इसके बाद जो इसका संघर्ष शेर खां से होता है, शेर खां से इसका संघर्ष, शेर खां से संघर्ष 1537 से लेके 1540 ये समय होता है जब इसका शेर खां से संघर्ष होता है। जब ये गुजरात में इसके विरुद्ध अभियान में लगा हुआ था तो उसी दौरान जब हुमायूं गुजरात के क्षेत्रों में बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान में लगा हुआ था
तो उसी दौरान शेरशाह सूरी ने जो है अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया और इसने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर अधिकार करने के बाद इसने जो है बंगाल के क्षेत्रों पर भी इसने आक्रमण किया और बंगाल को भी इसने आक्रांत करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, बंगाल का जो शासक होता है नुसरत शाह, उसकी मृत्यु के बाद महमूद शाह वहाँ का शासक होता है। तो इन सारे क्षेत्रों पे शेर खां का अधिकार हो जाता है। तो जब इन क्षेत्रों पर शेर खां का अधिकार हो जाता है तो इसी के कारण शेर खां के सम्मान में वृद्धि हो जाती है और ये अफगानों का नेतृत्वकर्ता बन जाता है। ठीक है, अब सारे अफगान जो है ये सारे अफगान जो है अब शेर शाह के नेतृत्व में जो है अब इन्होंने शेर शाह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है अब शेर खां हुमायूं के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। ठीक है, तो हुमायूं के लिए शेर खां एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है और इसीलिए जो है हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध संघर्ष करने का प्लान बनाया और बंगाल में जब ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, दक्षिणी बिहार उसके अधिकार में जब आ चुका था शेरशाह सूरी के, और उसका लड़का कुतुब खां हुमायूं की सेना को छोड़कर ये सुरक्षित वापस पहुंच गया था और विभिन्न अफगान सरदार इसके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। शेर खां ने बंगाल की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाया और नुसरत शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बंगाल के क्षेत्रों से हटाकर उन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। तो कहीं न कहीं जो है अब इसकी शक्ति काफ़ी इसकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी शेरशाह की शक्ति में, और इसीलिए जो है हुमायूं का अब शेर खां से चुनारगढ़ के किले के लिए युद्ध होता है। चुनारगढ़ की विजय 1538 में होते हैं। ठीक है, 1538 में चुनारगढ़ की विजय, जब हुमायूं वहाँ पे बहादुर शाह के खिलाफ के बाद जब ये वापस आया तो चुनार के इन क्षेत्रों पर जो है शेरशाह सूरी का अधिकार हुआ था। तो इसने शेरशाह सूरी से चुनारगढ़ के किले को वापस पाने के लिए इस पर अधिकार किया, आक्रमण किया। तो इस समय चुनारगढ़ की जिम्मेदारी शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र कुतुब खां को दिया था। कुतुब खां, ठीक है, तो कुतुब खां को इन सारे क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती थी। कुतुब खां इन क्षेत्रों को देखता था। तो शेरशाह सूरी ने कुतुब खां को ये आदेश दिया था कि तुम हुमायूं को जितना अधिक देर वहाँ रोक सकते हो उतना अधिक देर तक हुमायूं को वहाँ पे रोके रखना, और इधर जो है ये बंगाल के क्षेत्रों से जो है अपना जो खजाना है तो खजाने को ये रोहतासगढ़ के किले में शिफ्ट करना चाहता था। तो इसीलिए जो है ये चाहता था कि कुतुब खां जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हुमायूं को चुनारगढ़ के किले में उलझाए रहे, और इसीलिए इसने क्या किया कि कुतुब खां को ये जिम्मेदारी दी कि चुनार के किले में जो है बहादुर शाह हुमायूं को ज़्यादा देर तक रोके, और कुतुब खां ने भी किया वैसा ही। इसने भी हुमायूं को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकने का कार्य किया और हुआ भी वैसा। इसने हुमायूं को ज़्यादा देर तक रोक लिया और तब तक जो है इधर शेरशाह सूरी ने अपना खजाना जो है गौड़ से जीतकर इसने जो है रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख लिया था। चुनार को जीतने में जो समय लगा हुमायूं ने लगाया वह उसके एक बड़ी भूल मानी जाती है। आरपी त्रिपाठी जी ने तो स्वीकार करते हुए लिखा कि चुनार को अफगानों के हाथ में छोड़कर बंगाल की ओर जाना हुमायूं के लिए उपयुक्त न था। ठीक है, आरपी त्रिपाठी का एक कमेंट है। आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि चुनार के किले को छोड़कर जो है अगर ये बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जाता तो कहीं न कहीं ये इसके लिए एक लाभप्रद रहा होता, लेकिन ये बंगाल के क्षेत्रों पे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर चुनार को बिना विजित किए ये बंगाल के क्षेत्रों पे जा नहीं सकता था। इसीलिए इसने जो है चुनारगढ़ के किले को जीतना उचित समझा और इसलिए इसने चुनार के किले को जीतने के लिए उसका घेरा डाला। तो चुनार के किले को जीतने में हुमायूं ने जो समय लगाया यहाँ पर, तो कहीं न कहीं इसकी एक बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जितनी देर तक कुतुब खां ने इसको रोका उतनी देर में जो है शेरशाह ने
शेर खां ने जो है बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। गौड़ बंगाल को ही कहते हैं, चाहे गौड़ लिख के दे चाहे बंगाल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कहीं न कहीं जो है बंगाल के क्षेत्रों में उतना एक समय मिल जाता है शेरशाह सूरी को कि उन क्षेत्रों में वो अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो गौड़ बंगाल पर इसने अपना अधिकार ही स्थापित नहीं किया, बल्कि यहाँ के खजाने को लूटकर इसने जो है उस खजाने में को रोहतासगढ़ के किले में शिफ्ट कर दिया, सुरक्षित रख दिया। तो वो वही खजाना आगे चल के शेरशाह सूरी के लिए जो है उसके साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो हुमायूं का जो चुनारगढ़ का किले को जीतना था, इसने चुनारगढ़ के किले को जीता जरूर, लेकिन एक लंबा समय इसमें लगा दिया और ये इसके जो के लिए एक दुखद बात रही। अब इसके बाद आगे चलेंगे बंगाल की विजय, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बंगाल के बारे में बात करेंगे। इसमें आज तक इतना ही। धन्यवाद।